देखिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो देखिए अभी अपन जब वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पहले अपन कंसीडर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी दो वेक्टर्स है तो उन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि आपको उस प्रोडक्ट के बाद में रिजल्ट क्या चाहिए। जैसे सिंपल अगर हमारे पास में कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मल एक स्केलर क्वांटिटी है, इन मैथमेटिकली अगर अपन कहते हैं 2 × 3 इज वॉट, तो ये प्रोडक्ट करके अपन क्या चाह रहे हैं, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दो स्केलर क्वांटिटी का रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं। और यही प्रोडक्ट हम आज तक स्केलर क्वांटिटी के कॉरिस्पॉन्डिंग मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं। लेकिन फिलहाल हमें प्रोडक्ट करना है वेक्टर्स क्वांटिटी का। तो अगर आप वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हो तो देखो पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में यहाँ पे कोई भी एक स्केलर है, तो इस स्केलर के साथ में अगर कोई वेक्टर ए है तो इसको प्रोडक्ट नहीं कहते। जैसे मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ कि सर मैंने इसका प्रोडक्ट कर दिया, तो दिस इज मीनिंगलेस इन वेक्टर। ये यहाँ पे अपन सिंपल से क्या कहते हैं कि हमारे पास में एक वेक्टर है, उसको हमने के से मल्टीप्लाई किया, इसे अपन मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। प्रोडक्ट का मीनिंग यहाँ पे अलग होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी दो वेक्टर्स गिवन है और उन दो वेक्टर्स का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर आपको ए दे रखा है और एक वेक्टर आपको बी दे रखा है। अब जब आप इनका प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। यानी नॉर्मली जब हमारे पास में दोनों स्केलर क्वांटिटी होते हैं, जैसा कि मैंने अभी लिखा, तो स्केलर क्वांटिटी का रिजल्ट तो हमेशा स्केलर आता है। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास में कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी है तो इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, इसका प्रोडक्ट स्केलर आएगा या इसका प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये आपकी फिजिक्स की सिग्निफिकेंस है। ये एग्जैक्टली इन प्रोडक्ट को जिन्होंने भी बनाया है वो उन्होंने अपनी नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया, ठीक है। लाइक उनको लगा कि ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे इन वेक्टर क्वांटिटी के साथ में कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आया। जैसे सिंपल सा रिजल्ट उन्होंने सीधा सा लिया है वर्क डन का। तो वर्क डन की क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा वर्क डन। तो अगर मुझे ये पता करना है कि मेरा कितना वर्क हुआ, तो मेरा कितना वर्क हुआ उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे दो वेक्टर्स चाहिए। दो वेक्टर्स कैसे चाहिए, लाइक मेरे पास में यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊंगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाऊंगा ये मैटर करता है, इसलिए फोर्स क्या है, अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैंने मान लो फोर्स लगा के इस क्वांटिटी को यहाँ से यहाँ ले आया, तो यहाँ से ले आए तो ये यहाँ से यहाँ लेके आया, ये क्या हुआ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे आ जाएगा, तो ये मेरा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि मैंने वर्क कितना किया, तो मैंने वर्क कितना किया ये मुझे निकालना है। बट फाइनली वर्क किया तो वर्क है क्या, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो मतलब आप यहाँ क्या देख रहे हो कि आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करके एक रिजल्ट ले रहे हो, वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट आपका स्केलर है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या डिफाइन किया, इसके लिए उन्होंने बोला कि अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट स्केलर चाहिए या वेक्टर चाहिए। तो अगर आपने बोला कि नहीं मुझे रिजल्ट स्केलर चाहिए, तो अगर आपको रिजल्ट स्केलर चाहिए तो हमने क्या बोला कि इन दोनों वेक्टर्स के प्रोडक्ट को आप हमेशा डॉट से इंडिकेट करोगे, तो इसीलिए हम इसको स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे। वैसे ही आपने फिर से इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया, लेकिन प्रोडक्ट करके आपको क्या चाहिए, आपको वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। दो वेक्टर का प्रोडक्ट करके अगर आपका रिजल्ट वेक्टर आ रहा है तो इसके लिए हमने क्या बोला, इसके लिए आप क्रॉस यूज करोगे, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट बोल दिया, ठीक है। तो किसी भी दो वेक्टर का जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपका रिजल्ट कैसा आएगा, वो रिजल्ट स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। तो इसके बिहाफ पे हमने क्या बोला कि जो भी वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को अपन लोगों को पहले अलग अलग पढ़ना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अपन तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट पढ़ेंगे। पर तीन को पढ़ने से पहले आपको क्या होना चाहिए, दो का क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अब अगर अपन सिंपल सा बोलें कि लेट वी हैव टू नॉन जीरो वेक्टर्स a and b, then product of vectors is classified
एज फर्स्ट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट और सिंपली इट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, और सेकेंड हमारे पास आता है वेक्टर प्रोडक्ट और कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास में दो वेक्टर हैं तो बस आपको क्या देखना है कि आपका रिजल्ट आपको कैसा चाहिए। तो आपका रिजल्ट अगर आपको स्केलर चाहिए तो उसको अपन स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, और रिजल्ट अगर आपको वेक्टर चाहिए तो उसको अपन वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें अपन दोनों को 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्केलर प्रोडक्ट। या डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, पहले से मैं इसका आपका लिखवाता हूँ डेफिनेशन। देखो ये जितने भी ये प्रोडक्ट हैं ना, ये जिन्होंने बनाए हैं ये इन्होंने अपनी नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग बनाए हैं। मतलब इन्होंने काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ ली, उनके साथ में एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद में उन रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन के बाद उनको जो लगा कि ये रिजल्ट्स मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हैं, उस रिजल्ट को उन्होंने उसका फार्मूला बना दिया। ठीक है, तो वेक्टर के रिजल्ट्स को पहले बनाया गया था और बाद में जाके कभी प्रूव किया गया था ज्योमेट्रिकली। ठीक है ना, तो अगर अपन वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अपन देखो सिंपल से डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स inclined at angle theta, then scalar product of A and B is defined as A dot B equal to magnitude of A vector, magnitude of B vector and cos theta. दिस इज योर रिजल्ट, जहाँ पे थीटा हमेशा ध्यान रखना, थीटा इज ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to पाई। अगर आपसे कोई पूछे कि थीटा क्या होगा तो थीटा आपका 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि किसी भी दो वेक्टर का हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास में पहले से ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये दो कोइनिशियल वेक्टर्स हैं, तो ये वेक्टर अगर ए वेक्टर है और ये वेक्टर अगर बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो हमारे लिए ए डॉट बी जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब ये कोसी क्यों आया, देखो दिस इज द कंट्रोवर्सी। अभी यू आर द बिगनर वन तो आपको लगेगा थोड़ा अजीब सा कि सर कोसी क्यों लिया, साइन कोस टेन, हमारे पास में और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो ये हमारी नीड है, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मतलब फिजिक्स में जब इन क्वांटिटीज़ को यूज लिया जाता है तो उस क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंगली इनको सारा का सारा क्या किया था, इन्होंने मोल्ड किया था। ठीक है, बस फिलहाल तो अपने को याद रखना है कि हमारे लिए स्केलर प्रोडक्ट है क्या, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कोस थीटा, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड देखो क्या छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको क्या समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप ए और बी का डॉट कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने ए डॉट बी किया तो ये जो ए डॉट बी आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये आपका लेस देन 0 आ रहा है, या फिर ये आपका इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 आता है इसका मतलब अब ये ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 आता है, ये किसके बारे में कमेंट्स कर रहे हैं, ये एंगल्स के बारे में कमेंट कर रहे हैं। तो ए डॉट बी यानी किसी भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा आता है इसका मतलब उनका एंगल कितना है, उनका एंगल जो है वो एक्यूट है। यानी आप सिंपल से क्या कह सकते हो, डायरेक्ट थीटा ही बोल दीजिए ना, तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि थीटा आपका क्या आएगा, थीटा आपका एक्यूट आएगा। लेकिन अगर आपका ए डॉट बी अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब थीटा क्या आएगा, थीटा आपका ऑब्ट्यूज आएगा। और अगर आपका ए डॉट बी अगर 0 आया तो देखो सोचो, अगर ए डॉट बी 0 आया है तो इसके लिए क्या हो सकता है ए 0, हो सकता है बी 0, बट ये कंडीशन तो अपन पहले ही बना कर चुके हैं। देखो
अपन ने जब ये डेफिनेशन लिखा है तो इस डेफिनेशन में पहले से ही अपन ने ये बोला है कि ए और बी दोनों के दोनों जीरो वेक्टर्स नहीं होने चाहिए, दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए। तो दोनों अगर नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो ये प्रोडक्ट जीरो किसकी वजह से आया होगा? ऑब्वियसली थीटा की वजह से। अरे यहाँ से अगर मेरा ये प्रोडक्ट जीरो आएगा तो या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है, बट यहाँ से मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये तो जीरो हो नहीं सकता। तो अब बारी किसकी? अब कोस थीटा की। अब कोस थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 होगा। अरे जैसे आप थीटा इक्वल टू 90 रखोगे कोस 90 जीरो होता है, तो ए डॉट भी आपका जीरो होगा या नहीं होगा? तो ए डॉट भी अगर आपका जीरो आता है इसका मतलब थीटा क्या है? थीटा इज ए राइट एंगल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। मतलब कभी भी अगर आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हो तो डॉट प्रोडक्ट में, और ये ऊपर ये रिजल्ट मैं लिखवा ही चुका हूँ, इसमें तो कभी कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि कभी भी अगर आप दो वेक्टर के बीच का अगर इसके अलावा प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो उनके बीच का जो एंगल आएगा ये हमेशा 0 to पाई ही होते हैं, इसको क्रॉस हम कभी नहीं करेंगे। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, इसमें कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आ गया इसके अलावा प्रोडक्ट का डेफिनेशन, तो ये तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलो सेकंड, अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? देखिए क्या होता है, कोई भी डेफिनेशन जब बनती है, ठीक है, तो उसका ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंस समझने से हमें क्या होता है, थोड़ा उसका क्लैरिटी आ जाता है कि लाइक हमने ये फॉर्मूला लिख तो लिया, इस फॉर्मूले में हमने बोल दिया कि ए डॉट बी जो है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा आएगा, बट ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे समझें? क्योंकि ज्योमेट्रिकली समझने के बाद में आप इसके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को अच्छे से कर पाओगे, तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, पहले इसका ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमने अभी जो स्केलर प्रोडक्ट लिखा वो पहले लिखा क्या, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए डॉट बी जो हमारे पास आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब हमें इसका क्या करना है, ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंट चाहिए। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली सिग्निफिकेंट चाहिए तो हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम यहाँ से ज्योमेट्रिकली इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं तो मान लो ये आपके पास में कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ये कोई दो वेक्टर्स मान लिए हमने, इनके बीच का एंगल थीटा है, ये वेक्टर आपके पास में ए वेक्टर है, और थोड़ा सा मैं इसको और इंक्लाइन कर देता हूँ, वेट, ये मान लो मेरा बी वेक्टर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका ज्योमेट्रिकली अंडरस्टैंडिंग करना है, तो हम क्या करते हैं इसको बेटर समझने के लिए, ठीक है, क्या करें, यहाँ से मान लो ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, तो ये मेरा ओ ए वेक्टर है, वो मुझे ए वेक्टर दे रखा है, और ओ बी वेक्टर है वो बी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, अभी मैंने इसको वेक्टर वाइज समझा दिया आपको कि अगर चलो मुझे कोई पूछे यहाँ पे कि यहाँ पे ओ ए वेक्टर क्या है, तो ओ ए वेक्टर अपन किसे मान रहे हैं, ए वेक्टर को, और ओ बी वेक्टर क्या है, तो ओ बी वेक्टर हम किसे मान रहे हैं, बी वेक्टर को, और उन दोनों के बीच में हमारे पास एंगल थीटा है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये जो भी ओ बी वेक्टर है यहाँ से एक पॉइंट लिया, कहीं से भी एक पॉइंट लिया होगा जो आपकी मर्जी है, और यहाँ से हमने क्या किया, जैसे मान लो बी से ही ले लिया, ठीक है, तो बी से हमने एक पॉइंट लिया और वो क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मान लो ये पॉइंट आपके पास में सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो अब आपने अगर देखो डिपेंड आप पे करता है कि आप बी से मतलब बी वाले पॉइंट से ओ ए पे परपेंडिकुलर डाल रहे हो या ए वाले पॉइंट से ओ बी पे परपेंडिकुलर डाल रहे हो, वो दोनों एक ही बात होती है। फिलहाल मैं एक समझा देता हूँ, दोनों को एक साथ बनाऊंगा तो कन्फ्यूजन होगा। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट बी से ओ ए वैक्टर पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब यहाँ से अगर अपन देखें तो ज्योमेट्रिकली पहले तो मैं समझ में क्या आती है चीज़ें उसको समझो, यानी ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में एक ओ बी वैक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास में एक ओबी वेक्टर है। तो इस ओबी वेक्टर का अगर मैं प्रोजेक्शन लूंगा, समझना इस चीज़ की, अगर मैं ओबी वेक्टर का प्रोजेक्शन लूंगा तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा मेरे पास में, अरे इसका प्रोजेक्शन ओसी तो आएगा। ठीक है, ये ओबी वेक्टर है, इस ओबी वेक्टर का अगर अपन प्रोजेक्शन लेंगे तो वो प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, वो हमारा ओसी ही तो बनेगा उसका प्रोजेक्शन। तो यानी इसको अगर मैं समझना चाहूँ तो यहाँ से मुझे ये जो दे रखा है ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते कि ए डॉट बी
इसको अपन अलग कर देते हैं और यहाँ से ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा अलग पार्ट बन गया और ये हमारा क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा को मैं अलग ले लेता हूँ, ले लिया। अब यहाँ से ये तो मेरा ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अगर लगाता हूँ, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं लगाता हूँ यहाँ से, तो अपन क्या कह सकते हैं, आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि आपके पास में जो ओ सी अपॉन ओ बी आएगा वो कितना आएगा, अरे वो आपके पास में कोस थीटा आएगा, ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो ओ सी अगर ओ सी बाय ओ बी किया तो आपको क्या मिला, आपको कोस थीटा मिला। इसका मतलब जो भी आपका ओ सी है उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप ओ बी कोस थीटा लिख सकते हो, पर इसमें कोई डाउट, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास में और ओ सी है क्या, अब ये देखो, ठीक है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से ये जो मेरा ये है, तो इसका मतलब ये अगर ओ सी है तो ओ बी क्या है मेरे पास में, तो ओ बी मैंने पहले ही मान रखा है कि बी वेक्टर है, तो ये मेरे पास में बी वेक्टर और कॉस थीटा नहीं आएगा, और ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा आ जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ से ए डॉट बी इक्वल टू, ये मेरा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, और यहाँ पे इस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस बी की जगह मैं ओ बी लिख सकता हूँ, मेरे को दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पे b की जगह जैसे ही आप ओ बी लिखोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ओ बी कॉस थीटा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, लो। और ओ बी कॉस थीटा की अगर आप बात करोगे तो ये ओ बी कॉस थीटा है क्या आपके लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसको अगर आप समझना चाहते हो तो इसको समझने के लिए ही तो हमने सारा का सारा कैलकुलेशन किया है। तो यानी अब हम क्या कह सकते हैं, ये जो ओ बी कोस थीटा हमारे पास में बना, इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको हम पूरा का पूरा बताओ ओ सी नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना ओ सी, क्योंकि ये सारी की सारी कैलकुलेशन हम पहले से किए पड़े। तो यहाँ से अब हमारे पास में क्या निकल के आया, हमारे पास में यहाँ से ये निकल के आया कि जो भी आपका ओ सी आएगा वो ओ सी कितना आएगा, वो आपके पास में ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बताओ किसी को कोई समझने में दिक्कत आए। तो अब ये ओ सी क्या है, अरे यही तो प्रोजेक्शन है। तो इस ओ सी को अपन ने बोला क्या था, ओ सी को हमने यही तो बोला था, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो b है इसका प्रोजेक्शन a के अलोंग कितना होगा, तो उसी को तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग a, हमने यहाँ से जो फॉर्मूला बनाया इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b। तो इसको देखो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये जो आपके पास में है तो इसको मैं, ये डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या आ जाएगा आपका a कैप। तो देखो कितना अच्छा सा डेफिनेशन बन गया। तो अब हम इसे याद रखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें बी का प्रोजेक्शन ए के अलोंग निकालना है, तो देखो ये तो हम पहले से डिस्कस करते हुए हैं कि अलोंग ए का मतलब क्या है, अलोंग ए का मतलब है ए की डायरेक्शन। और किसी भी वेक्टर का अगर हमें डायरेक्शन लेना होता है तो हम क्या करते हैं, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। इसे सिंपल कॉन्सेप्ट, क्योंकि यूनिट का मतलब मैग्नीट्यूड तो उसका 1 है ना, बट डायरेक्शन हमारे साथ चलेगी। तो कभी भी अगर हमें b का प्रोजेक्शन a के अलोंग निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, a का डायरेक्शन ले लो और b वेक्टर ले लो। तो यहाँ से ये क्या निकल गया है, दिस इज अ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ a डॉट b। तो a डॉट b को अब आप क्या बोलोगे, अरे मैं अगर आपसे पूछूं, ये तो मैं आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला निकाल के दे रहा हूँ, और ऐसे अगर मैं रिवर्स पूछूं तो अब इसी चीज़ को आप उल्टा कर दो। इसी चीज़ को उल्टा करने का मतलब, अभी मैंने B से OA पे परपेंडिकुलर डाला है, तो बाद में मैं क्या करूँगा, मैं A से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा। तो अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालूंगा तो अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर इसको मैं D बोलूँगा तो ये OD क्या है मेरा, तो ये मेरा A का प्रोजेक्शन नहीं है, तो ये A का प्रोजेक्शन अलोंग B आ जाएगा। तो इसी कैलकुलेशन को आप करोगे तो चीज़ें रिवर्ट हो जाएंगी। तो यानी इसे अपन कैसे लिखेंगे फिर, तो इसी को अपन ऐसे लिखेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, अलोंग बी है तो बी का डायरेक्शन ले लो और ए वेक्टर ले लो। तो देखो कितना आसानी से आपको रिजल्ट याद रह जाएगा, इतना आसान है, देख लो। तो ये आपके पहले तो क्या मिल गए आपको, ये दो रिजल्ट्स मिल गए। अब ये दो रिजल्ट्स मिल गए तो अब आपको क्या करना है, अरे आपको तो ए डॉट बी को डिफाइन करना है ना। तो अब ए डॉट बी को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो हम अगर ए डॉट बी को डिफाइन कर रहे हैं तो देखो यही तो है ए डॉट बी का डेफिनेशन।
तो ए डॉट बी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे ज्योमेट्रिकली, कि किसी भी दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले वेक्टर के अलोंग, ठीक है, इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो अपन इसको अब अपन कैसे लिखेंगे, तो मैं लाइन भी यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is the product of modulus of either vector and the projection of other in its direction. This is the ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए डॉट बी क्या होता है तो आपको ए डॉट बी को अब इजीली डिफाइन करना आना चाहिए कि ए डॉट बी क्या होता है, कोई एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसी के साथ में प्रोडक्ट लेना है दूसरे का प्रोजेक्शन पहले वाले की डायरेक्शन में। तो ये तो हमारा डॉट प्रोडक्ट आ गया, बट इसी डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ हमने नया फॉर्मूला क्या सीख लिया, प्रोजेक्शन का सीख लिया। तो हमें किसी भी वेक्टर का अगर प्रोजेक्शन निकालना है किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग, तो इसको हमेशा भी याद रखने का तरीका समझ में आ गया ना, कि जिसके अलोंग निकालना है उसका यूनिट वेक्टर ले लो और जो बचा खुचा वेक्टर है उसको डायरेक्ट ले लो, और दोनों का क्या करना है, फिर आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, चलो उसके बाद में देखिए, ये तो हो गया सिंपल से डेफिनेशन और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब इसके अलावा प्रोडक्ट में आप ये चाहते हो कि सर हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को करें, देन यू मस्ट हैव टू अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, जो भी आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है उनसे रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अगर ये आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो आप उस कंडीशन में ये कह सकते हो कि आप स्केलर प्रोडक्ट के कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। तो वन बाय वन मैं आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखवा रहा हूँ, यू मस्ट हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है, तो सबसे पहला ये आता है कि जो भी आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी सिंपल से अपन क्या बोलेंगे कि आप इसे ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। और ये तो आप खुद ही समझ सकते हो, अरे कम्यूटेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल है ही नहीं ना। अरे मैं यहाँ पे ए डॉट बी को क्या लिखने वाला हूँ, मैं ए डॉट बी को ऐसे तो लिखने वाला हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और अगर मैं बी डॉट ए भी लिखूंगा तो इसको अपन क्या लिखने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। तो ये तो एक सिंपल नंबर है ना, और नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होते हैं, स्केलर्स होते हैं, वो तो कम्यूटेटिव होते हैं। तो आप इन नंबर्स को अगर इधर उधर कर भी देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रिजल्ट स्केलर है, इसलिए यहाँ डायरेक्शन तो इन्वॉल्व है नहीं। तो डायरेक्शन नहीं इन्वॉल्व है तो हमें किसी तरह का कोई टेंशन लेने का नीड नहीं है कि जो भी हमारे डॉट प्रोडक्ट होते हैं हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा कम्यूटेटिव होंगे। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी जो भी हमारे डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। यानी ए डॉट, अगर आप यहाँ बी प्लस सी लिखते हो तो आप इन्हें इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ए डॉट बी प्लस का ए डॉट सी। ठीक है, तो आप चाहे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लो या फिर आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डॉट को इधर भी ले आओगे तो भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ ए डॉट बी और बी डॉट ए एक जैसे होते हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको लिखने को तो आप ऐसे लिखोगे ना, बी डॉट ए प्लस का सी डॉट ए, लेकिन बाद में अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये ए डॉट बी ही है और ये ए डॉट सी ही है। तो दोनों जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, वो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में क्या होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, थर्ड एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, और वो क्या होती है हमारे पास में, कि अगर कोई भी आपके पास में दो वेक्टर्स दे रखे हैं, लाइक सिंपल अगर हमें दे रखा है लेट ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और हमारे पास में कभी भी ऐसा आ गया, देन
तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास में a डॉट बी का वैल्यू 0 आ गया है, तो अभी भी बताया मैंने आपको, जब मैं एंगल बता रहा था तभी मैंने इस रिजल्ट को तो आपके सामने ही डिस्कस कर लिया था, बट फिर भी मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, अगर आपका a डॉट बी 0 आया है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, बट वो हमने पहले ही मना कर दिया। इसका मतलब फिर क्या समझ में आया आपको, इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो हम इसको एज ए कंक्लूजन ऐसे नहीं लिखते कि a और b जो वो कैसे वेक्टर्स हैं, वो आपके परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो कभी भी अगर आपके दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, अगर वेक्टर आपके नॉन जीरो है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों के दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, वो दोनों के दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसको अगर अपन देखें तो हमारे लिए ये कब काम आएगा, जब हमारे 3D सिस्टम्स की बात करेंगे। तो अगर हम हमारे ट्राइड्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे सिंपल सा अगर अपन 3D सिस्टम की अगर यहाँ बात करें, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो इसके अलोंग आई कैप होते हैं, इसके अलोंग जे कैप होते हैं, उसके अलोंग के कैप होता है, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो अगर आप एक्स वाई की बात करोगे तो देखो एक्स वाई भी परपेंडिकुलर है, एक्स जेड भी परपेंडिकुलर है और वाई जेड भी परपेंडिकुलर है, तो ये तो तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आई जे के की बात कर रहा हूँ तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे कि आई जे एंड के आर mutually perpendicular along the coordinate axis। ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, देन हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, हम ऐसा कंक्लूजन नहीं दे सकते कि आई का जे के साथ, जे का के के साथ या के का आई के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 है। तो अगर मैं आई का जे के साथ करूं या जे का आई के साथ करूं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ए डॉट बी कॉम्यूटेटिव होता है। तो ए डॉट बी अगर कॉम्यूटेटिव होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप आई जे के वैक्टर्स की बात कर रहे हो तो आई का जे के साथ करो या आई का के के साथ करो, ऐसी जे का के साथ करो या आई के साथ करो, कोई भी दो वेक्टर्स ले लो, क्योंकि तीनों के तीनों यहाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट हमेशा क्या आएगा, उनका डॉट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, फिफ्थ में अब आपको यही बोला है कि अब अगर आपके दोनों के दोनों वेक्टर्स, अब ये तो परपेंडिकुलर का खेल हो गया, अब अपन बात करते हैं कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स के। लाइक अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि फॉर ए वेक्टर ए, ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर के लिए अगर मुझे ए डॉट ए निकालना हो कभी भी, क्योंकि ये तो हमने किसी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स तो निकाल लिया, अब हम किसी एक वेक्टर का उसी के खुद के साथ डॉट ले रहे हैं। तो अगर मैं ए का वेक्टर ए के साथ ही डॉट लूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं तो यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ, देखो ए देन ए और कोस ऑफ, अब एंगल कितना आएगा, तो कोई भी एक वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाता है, ऑब्वियसली 0। ठीक है, तो यानी यहाँ से मेरे पास में ये रिजल्ट कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कभी भी मैं ए डॉट ए निकालूंगा वो क्या आएगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब वेक्टर्स के, स्केलर वेक्टर के ज़्यादातर क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से ही होंगे, ये याद रखना। ठीक है ना, तो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, देखो एक अच्छी बात यही तो है कि दो वेक्टर्स हैं, मतलब कभी भी आप ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि कभी भी अगर आपको वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है और वेक्टर्स निकालना है या वेक्टर इधर उधर से कुछ दिया हुआ है, तो आप हमेशा क्या सोचो, आप हमेशा स्क्वायर्स के बारे में सोचो। तो जितना आप स्क्वायर्स के बारे में सोचोगे आपका रिजल्ट उतना ही यहाँ पे बेटर होगा। ठीक है, और 6 रिजल्ट, अब यही जब हमें समझ में आ गया तो अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आई का आई के साथ करूं या जे का जे के साथ करूं या के का के साथ करूं, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, आई है क्या, यूनिट वेक्टर ही तो है, तो तीनों के तीनों यूनिट ही तो होते हैं। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, वो डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही 1 आएगा। ठीक है, 7th, अब अगर आपके पास कोई एक नॉर्मल स्केलर आ रहा है, तो देखो मान लीजिए कोई भी एक स्केलर के आए तो उस स्केलर को आप ए से इंटू करो
उसके बाद में डॉट कर दो बी के साथ, ठीक है, या फिर के को अलग रखो, ए डॉट बी को अलग निकाल लो, या फिर आप ए को अलग कर दो, आप डॉट कर लो के बी के साथ में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस स्केलार को जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्केलार आपने कहाँ पे लिखा है, ठीक है। 8 प्रॉपर्टी। अब सिंपल सा अगर आपके पास में यही अगर नेगेटिव आ जाता है, मान लीजिए ए वेक्टर डॉट माइनस ऑफ बी वेक्टर बोलिए, ठीक है, या माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलिए, या फिर माइनस ए इंटू बी वेक्टर बोलिए, एक ही बात होती है। या फिर अगर आपके दोनों के दोनों वेक्टर देखो अगर नेगेटिव वेक्टर्स हैं, जैसे माइनस ए है और ये माइनस बी है, दोनों नेगेटिव वेक्टर्स का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ये क्या बचेगा आपके पास में, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। 9th देखो 9th प्रॉपर्टी है, ये अपने आप में काफ़ी यूजेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी बार आपको यूज़ भी करना है और इसको याद भी रख लेना, ठीक है। तो क्या है, मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ अभी। तो देखो a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जब भी आप करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a इंटू बी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप a माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट अभी मैंने किसके लिए लिखे हैं, 2 वेक्टर्स के लिए लिखे हैं। हो सकता है ये रिजल्ट आपके लिए क्या हो जाए, 2 वेक्टर से ज़्यादा के लिए लग जाए, तो भी आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा, तो भी आपको क्या रखना है, आपका रिजल्ट बिल्कुल एज इट इज़ ही रखना है, उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी में अगर मैं और लिख देता हूँ, ये जितने रिजल्ट्स बनते हैं वो मैं सारे लिख देता हूँ। इसी में अगर आपको ऐसा दिया है a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इन्हीं दोनों को तो जोड़ना है, तो इन्हीं दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास कैसा बच जाएगा, ये आपके पास में ऐसा बच जाएगा, ठीक है। और जैसे अब आपको 3 वेक्टर्स दे दिए, क्योंकि ये तो 2 वेक्टर्स थे, तो आप 3 वेक्टर्स पे भी ऐसे ही इसको लगा सकते हो। मैं एक बार आपको इसका आइडिया दे देता हूँ कैसा क्या होता है। देखो अब इसमें से किसी भी एक रिजल्ट को मान लो आपको प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाला रिजल्ट ले लेता हूँ, ठीक है। आपको क्या बोला है, आपको बोला है a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालो, तो ये मेरे लिए क्या है, अभी अभी तो रिजल्ट पड़ा कि ये अपने पास में a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, वेक्टर a इंटू ए। तो इसका मतलब इसको अगर अपन लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब आप करोगे तो a को a के साथ करोगे तो ये a इंटू ए आ जाएगा, फिर यहाँ से आपके पास में a इंटू बी प्लस b इंटू ए और प्लस का b इंटू बी। तो ये हमने पढ़ ही रखा कि a इंटू ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होता है। ये a इंटू बी और b इंटू ए तो ये बराबर होते हैं, और b इंटू बी क्या होता है, b इंटू बी आपके मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा, और ये ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास में a इंटू बी, ठीक है। तो इट इज़ ए सिंपल प्रूफ, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप इन्हें ईजिली अप्लाई कर सकते हो। तो अभी जैसे 2 के लिए किया, ये रिजल्ट आप 3 के लिए भी कर सकते हो। मान लो अगर यही रिजल्ट अगर मैं आपको 3 के लिए बोलूँ कि बताओ a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालो, तो रिजल्ट तो अब भी हमारे पास ऐसे ही आएगा, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं, a डॉट b डॉट c एंड प्लस c डॉट a या a डॉट c, जो आप लिखना चाहो। दिस इज योर कंक्लूजन, ठीक है ना। तो कभी भी अगर स्क्वायर दे रखा है तो ये मास्टर ब्लास्टर प्रॉपर्टी याद रखना कि कभी भी अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a के स्क्वायर के बारे में बोला है तो आप इसे डायरेक्ट क्या लिख देना, a इंटू ए लिख देना। ये 2 ब्रैकेट्स बनेंगे, इन ब्रैकेट्स को खोलना, सॉल्व करके जो रिजल्ट बनेगा वही क्या है, वही आपके लिए आपका फाइनल रिजल्ट है। बस आपको ध्यान क्या करना है, बस उसको लिखा कैसे, वो चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसी में अगर और ऐसे रिजल्ट्स की अगर आप बात करो, जैसे बस एज पर योर रिजल्ट्स आपके और थोड़ा क्लैरिटी के लिए, कभी भी अगर आपको
मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू अगर दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कभी भी अगर ऐसा दिया गया, ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऐसा बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है, तो ऐसा कब होगा? ऐसा तभी ही पॉसिबल है जब ए और बी कैसे है, ए और बी आपके पैरेलल वेक्टर्स है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और ऐसे अगर आपको मान लो इसका रिवर्ट अगर पूछा है, ऐसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो दे रखा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द सिंपल इंटरप्रिटेशंस। अगर आप सिंपलर तरीके से इन चीज़ों को सोचोगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो ये तो क्या होगी, ये होगी हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़। अगर आप डॉट प्रोडक्ट करना चाह रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड इतना रिजल्ट तो देखो बनता है। अगर आपको इतना रिजल्ट याद है तो आपको क्या दिक्कत नहीं आएगा, आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं आएगा कि हाँ हमने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। चलो और देखो, अभी मैं एक बार कुछ और रिजल्ट सारे लिखवा देता हूँ, फिर अपन आगे चलेंगे। देखो उसके बाद में हमारे पास आता है कि अब हमारे पास में जो भी स्केलर कंपोनेंट्स दे रखे, जो वेक्टर्स दे रखे कंपोनेंट्स फॉर्म में दे रखे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोडक्ट्स इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर कंपोनेंट वेक्टर्स हमें कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, मतलब आप कैसे समझे कि अगर आपका वेक्टर ए है वो आपको दे रखा है a1i प्लस का a2j प्लस का a3k, और वेक्टर बी आपको दिया गया है b1i प्लस का b2j प्लस का b3k। ये दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं। अब आपको क्या बोला है? इनका डॉट निकालो। तो यहाँ पे अगर आपका a डॉट बी अगर आपको निकालना है तो अब आप इनका a डॉट बी कैसे निकालोगे? दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इनका अगर आप a डॉट बी निकालोगे तो इसका a डॉट बी आपके पास में क्या आएगा? जो सिंपल हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूले से अगर अपन सोचते हैं तो उस सिंपल फॉर्मूले से क्या होगा? देखो अगर मैं a डॉट बी करूँगा तो i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, बस यही तो बचेगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा? बाकी सारा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बस यहाँ पे क्या आने वाला है? मैग्नीट्यूड ऑफ a1 या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a1 के साथ b1, अरे i डॉट i आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये a1 b1 बचेगा, यहाँ से आपका a2 b2 बचेगा और यहाँ से आपका a3 b3 बचेगा। दैट्स ऑल। तो कभी भी अगर आपको कंपोनेंट्स फॉर्म में अगर वेक्टर्स दिए गए हैं और उसका अगर आपको क्या निकालना है? डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको भी पता है कि i का i के साथ 1 होता है, j का j के साथ 1 होता है और k का k के साथ 1 होता है। i का आप j के या k के साथ करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका कंपोनेंट फॉर्म में अगर कोई भी दो वेक्टर्स दे रखे हैं तो ये उसका क्या हो गया? ये उसका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो फॉर्मूला में आता है। तो देखो इसको डिपेंड करता है आपको वेक्टर्स कैसे दे रखे हैं। लाइक फर्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ, आपको ऐसा दे रखा है कि a डॉट बी हमें पता है कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। और अगर हमें एंगल निकालना है तो हमें क्या निकालना है? हमें कॉस थीटा ही तो निकालना है। तो कॉस थीटा का डायरेक्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगा? a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। दिस इज योर डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। अगर वेक्टर आपको सिंपलर फॉर्म में दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा दो, लेकिन अगर यही वेक्टर्स आपको कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है, मान लीजिए कंपोनेंट फॉर्म मतलब a वेक्टर आपको दे रखा है a1i प्लस का a2j प्लस का a3k और b वेक्टर आपको दे रखा है b1i प्लस का b2j प्लस का b3k, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो यहाँ से जब हम कोस थीटा निकाल लेंगे तो कोस थीटा देखो क्या आएगा? ऊपर a डॉट बी है तो a डॉट बी तो अभी भी अपन ने निकाल लिया, क्या आएगा? a1 b1 a2 b2 और a3 b3, ठीक है। ये तो हमारा न्यूमरेटर आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या है? a का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से a का मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है? रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, और यहाँ पे इसको करोगे तो कितना आएगा? रूट ऑफ b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर,
ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में क्या निकालना है, कभी भी एंगल निकालना है, तो उस एंगल को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इनमें से जो रिजल्ट्स आपको सुटेबल हो। और वो कैसे पता चलेगा, वो डिपेंड करता है आपके वेक्टर्स आपको दे कैसे रखे हैं। तो जैसे आपको वेक्टर्स दे रखे हैं वैसे आप क्या करना, इन रिजल्ट्स को अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद में एक और लास्ट रिजल्ट आपके स्केलर प्रोडक्ट का वो लिख लीजिएगा, एंड दिस इज द कंपोनेंट्स। देखो अब हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है, देखो देखो सिंपल सा, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया, तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया तो उसी को अब अपन यूज़ कर रहे हैं, मतलब एप्लीकेशंस में यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल सा मान लीजिए एक वेक्टर मेरे पास ये है और दूसरा वेक्टर मेरे पास में ये है, मान लो ये मेरे पास में कोई भी दूसरा वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स मेरे पास है, ठीक है। जैसा अपन ने समझा वैसे इन चीज़ों को अपन दोबारा से इंटरप्रेट कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये O है, ये A है, यहाँ पे अपन इसको B मान लेते हैं। तो ये जो OA वेक्टर है ये हमारे लिए A वेक्टर है, और ये OB वेक्टर है ये हमारे लिए B वेक्टर है, ये हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो B वेक्टर है, ये जो B वेक्टर है इसके कंपोनेंट निकालने हैं। दिख रहा है B वेक्टर, तो इस B वेक्टर की अगर आप बात करोगे तो इस B वेक्टर के कितने कंपोनेंट निकलेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस B वेक्टर के कंपोनेंट जो निकलेंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो A वेक्टर पे डिपेंड करते हैं। A वेक्टर पे क्यों करते हैं, क्योंकि अब जब आप इसके कंपोनेंट निकालोगे B वेक्टर के, तो या तो आप क्या निकालोगे, या तो एक कंपोनेंट ये निकालोगे, ठीक है। तो इस कंपोनेंट की खास बात क्या है, इस कंपोनेंट की खास बात ये है कि इसका डायरेक्शन वही है जो A का डायरेक्शन है, ठीक है। या फिर इसी वेक्टर B का अगर आप कंपोनेंट निकालोगे तो फिर क्या बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा, ठीक है। मतलब एक कंपोनेंट आपका लगभग ऐसा सा बनेगा, ये बनेगा, एक कंपोनेंट आपका ये बनेगा। तो अगर यही कंपोनेंट अगर बना है तो इस वेक्टर की इस कंपोनेंट की खास बात क्या है, ये कंपोनेंट आपका बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, ठीक है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। यानी इसी की अगर आप पूरी हेडिंग अगर लिखोगे, तो मैंने लिखा नहीं था, अब मैं लिखता हूँ। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ठीक है। तो हमें बी वेक्टर दे रखा है, फिर से समझना, हमें क्या दे रखा है, हमें बी वेक्टर दे रखा है, और बी वेक्टर्स के हमें कंपोनेंट निकालने हैं। तो वो कंपोनेंट कैसे निकालने हैं, एक कंपोनेंट वो जो ए के अलोंग जा रहे हैं, ठीक है, और एक कंपोनेंट वो जो ए के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं तो हम तो हमारे कंपोनेंट्स के बारे में सोचेंगे ना, कि हमारे कंपोनेंट्स निकलेंगे कैसे। तो उसके लिए हम अब क्या यूज़ करेंगे, वही जो हमने सिंपल डॉट प्रोडक्ट में यूज़ किया है। तो हम देखो क्या करते हैं, ये मेरे पास O है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस O से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, तो ये OAB मान लो ये C आ गया। तो अब ये जो मेरा BC मैंने लिया है, तो ये BC वाला परपेंडिकुलर, मतलब अब देखो क्या हुआ यार, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब इसको ऐसे समझो, मेरे को निकालना क्या था, मुझे ये निकालना है, बट ये तो फ्री वेक्टर है, तो इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे निकालना क्या है, अरे इसके अकॉर्डिंग मुझे निकालना क्या है, मुझे एक OC निकालना है और एक मुझे BC निकालना है, यही तो हुआ। तो अगर आप ये जो ट्राइंगल आपका दिख रहा है, इन ट्राइंगल BOC, इस ट्राइंगल पे आप लगाओ ट्राइंगुलर लो। तो अगर आप इस पर ट्राइंगुलर लो लगाओगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि OC प्लस का CB, इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, OB के बराबर आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब OB हमने पहले से क्या मान रखा है, OB तो हमने वैसे B वेक्टर मान रखा है ना, ठीक है। तब OC क्या है, OC हमें निकालना है, और CB क्या है, CB भी हमें निकालना है। तो देखो अब हमें अब समझ में आया इनको कंपोनेंट्स क्यों बोलते हैं। कंपोनेंट इसलिए बोलते हैं कि अब ये जो आपका B वेक्टर है ना, ये दो वेक्टर में अलग अलग डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे तब जाके आपको B वेक्टर मिलेगा, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या बने, ये दोनों के दोनों B वेक्टर के कंपोनेंट बने। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें OC निकालना है और हमें CB निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोचते हैं OC के बारे में, क्यों, क्योंकि OC हमारे लिए ज़्यादा आसान है। क्यों, अरे OC तो प्रोजेक्शन है ना। अगर मैं OC के बारे में अगर आपको पूछूं कि OC है क्या, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि यार OC तो बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या सोचते हैं, सबसे पहले अपन OC सोच लेते हैं।
तो मुझे अगर ओ सी निकालना है तो ओ सी निकालने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या अपन बोलेंगे कि अगर मुझे ओ सी वैक्टर निकालना है तो समझना इस ओ सी वैक्टर को अपन निकालेंगे कैसे। तो इस ओ सी वैक्टर को अपन ऐसे ही तो निकालेंगे कि अपन क्या करते हैं, ओ सी का मैग्नीट्यूड रख देते हैं और ओ सी का ही यूनिट वेक्टर रख देते हैं। अरे तो अपन रख सकते हैं ना, कोई भी वेक्टर जो होता है वो कैसे होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड यूनिट वेक्टर, यही होता है। तो अब मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। अब ओ सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ओ सी मेरा क्या है, ओ बी कोस थीटा नहीं है, सोचो। अरे अगर मैं ओ सी की बात करता हूँ तो मेरा ओ सी ओ बी कोस थीटा नहीं है, और ये ओ सी का यूनिट वेक्टर है, तो ओ सी है क्या, तो ओ सी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ए कैप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ओ बी क्या है, तो ओ बी हमें पहले से ही पता है कि ओ बी तो हमारा बी वेक्टर है, तो ये हमारे पास में बी वेक्टर आ गया। और कोस थीटा ये अपन पहले से जानते हैं, तो कोस थीटा का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ रखा है, ए डॉट बी, ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, और बाहर क्या है हमारे पास में, बाहर हमारे पास में ए कैप। ठीक है, तो यहाँ से एक बी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, तो इसको आपने जैसे ही कैंसिल कर दिया, ये कितना बचेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। यहाँ से ये बच गया, और बाहर किसकी डायरेक्शन बची, बाहर बच गई आपकी ए कैप की डायरेक्शन। तो या तो आप इसे ऐसे याद रख लो, मैं तो यही बोलता हूँ यार ऐसे याद रख लो, ऐसे अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं तो आप ए कैप का फिर वैल्यू रख दो। अरे अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहोगे तो इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे तो करोगे कि ये a डॉट बी है, इसको तो एज इट इज़ रख लो, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कैसे आ जाएगा, ये आपका ऐसा आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू बी वेक्टर। यहाँ से तो एक नंबर मिलेगा, याद रखना, यहाँ से नंबर मिलेगा, और देखो इनके बीच में मैं कुछ नहीं लिख रहा, इसका मतलब ये तो एक स्केलर क्वांटिटी जो डायरेक्ट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके अपोन में अपने पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, बट देखो इसको मैं तो नहीं सजेस्ट करता, मैं तो कहता हूँ यार यही याद रखो, ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला बन गया, ये लो अपने लिए तो ये फॉर्मूला ज़्यादा ईजी है याद रखना। ठीक है, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, एक ही डायरेक्शन में निकालना है, तो एक ही डायरेक्शन में निकालना है, तो इतना तो दिमाग में क्लिक कर ही जाएगा यार कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो यहाँ आ गया, बाकी क्या आ रहा है, ए डॉट बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने अलोंग वेक्टर निकाल लिया, यानी बी का आपको एक कंपोनेंट निकालना था जो अलोंग वेक्टर निकालना था। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है। अरे अभी तो ओ सी निकला ना हमारे पास में। ठीक है, अब हमें सी बी निकालना है, तो सी बी के निकालने के लिए कौन इतनी कैलकुलेशन करेगा यार, एक बात बताओ। तो अपन सी बी को ऐसे नहीं लिख सकते कि अगर मुझे सी बी वैक्टर निकालना है तो सी बी वैक्टर मेरा कितना आ जाएगा, बी माइनस का ओ सी नहीं आ जाएगा। अरे जब मैंने ओ सी निकाल लिया, बी मुझे पता है, तो मैं सी बी के लिए काहे को फालतू का कैलकुलेशन करूँगा। तो मैं यहाँ से सिंपल सा क्या सोच रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे ये निकालना है ना, तो इस भाई साहब को इधर ले जाओ, इसको यही रख लो। तो यानी सी बी आपका क्या हो जाएगा, बी माइनस का ओ सी, और ओ सी आपने निकाल रखा है, तो ये क्या है आपके पास में, बी वेक्टर माइनस का ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए कैप। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो अच्छी बात क्या है, बस एक ही याद रखना आपको बस ये वाला रिजल्ट याद रखना है, ये वाला, कि अगर आपको कभी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है तो आप अलोंग वाला याद रखो, और बी में से उसको जब घटा दोगे तो परपेंडिकुलर वाला ये वाला खुद ब खुद बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचना पड़ता। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक पहले किसी को कोई डाउट। तो चलो ये एक और रिजल्ट, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं है बट एज ए नॉट आप ये याद रख लेना। कैसे याद रखोगे, एनी वेक्टर ए कैन बी expressed as vector A is equal to A dot I, then I cap, A dot J, then J cap, A dot K, then K cap। ठीक है, कोई भी वेक्टर अगर आपको दे रखा है तो उस वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हो।
ठीक है। तो दिस इज अगेन ए इंपॉर्टेंट रिजल्ट और ए नॉट जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम आ ही जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो इतना कॉमन सेंस तो आपको भी समझ में आ गया कि चलो करना है इसको तो कर लेते हैं। इसको कैसे किया मैंने ये, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन मानेंगे, क्या मानेंगे कि जो भी मेरा ए वेक्टर है वो क्या है, वो है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ये मेरा ए वेक्टर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वन बाय वन जो दिया गया है वो सोचता हूँ। पहले मुझे ए डॉट आई निकालना है, फिर ए डॉट जे निकालना है, फिर ए डॉट के निकालना है। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से ए डॉट आई निकालो। तो जैसे आप ए डॉट आई निकालोगे सिर्फ A1 ही तो आएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप यहाँ से ए डॉट जे निकालोगे तो यहाँ से A2 ही आएगा, और यहाँ से ए डॉट के निकालोगे तो यहाँ से सिर्फ A3 ही आएगा, क्योंकि बाकी सारे तो जीरो हो जाएंगे। तो अब ये वैल्यूज आपको पता चल गई, यहाँ पे रख दो। तो यहाँ से वेक्टर ए को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, ए डॉट आई का मतलब A1, यहाँ आई पहले से लिख रखा है। ए डॉट जे का मतलब A2, जे यहाँ पे पहले से लिख रखा है। ए डॉट के का मतलब A3, तो ये A3 के पहले से लिख रखा है। तो ये क्या बना, एक बार के लिए अगर मैं इसको भूल भी जाऊँ, मैं इसको हटा देता हूँ। चलो मैंने ए डॉट आई, ए डॉट जे और ए डॉट के लिख दिया, तो ये क्या बना, ये फिर से आपका वेक्टर ए बना या नहीं बना, बिल्कुल बना, ठीक है। तो वेक्टर ए को, किसी भी वेक्टर को, ये बात एक ही नहीं है, ए तो कोई भी वेक्टर बन सकता है ना, तो कोई भी वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो अब कुछ बेसिक कुछ एग्जांपल्स आपको करवा देते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, वो दे रखे हैं i माइनस का 2j प्लस का 3k एंड 3i माइनस का 2j प्लस का k, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालना है। तो आपको भी दिख गया कि ये वेक्टर a और ये वेक्टर b है, तो किस फॉर्म में है, कंपोनेंट फॉर्म में। ये तो कंपोनेंट फॉर्म में, और कंपोनेंट फॉर्म में है तो वो आपकी मर्जी है, चाहे तो आप अपना ओरिजिनल फॉर्मूला ही लगा दो, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अब यहाँ से क्या करूँ, a डॉट बी निकाल लो। तो यहाँ से a डॉट बी तो हमें डायरेक्ट ही पता है कैसे निकलता है। तो a डॉट बी करोगे तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2 और 3 इंटू 1। तो दिस इज 3 प्लस 4 प्लस 3, कितना आ गया 10। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल लो, कितना आएगा रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना आ गया रूट 14। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल लो, कितना आएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, ये भी कितना आ गया रूट 14, ठीक है। तो जो कंटेंट चाहिए था सब तो निकाल लिया, रख दो भी यहाँ पे। तो a डॉट बी कितना है 10, और ये कितना आएगा रूट 14 इंटू रूट 14। तो दिस इज 10 बाई 14, तो कितना आएगा 5/7। यानी इन दोनों के बीच में कोई कॉस थीटा का वैल्यू हो तो थीटा कितना आ जाएगा, तो थीटा आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 5/7, क्योंकि हमें तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना था ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास में इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आ गया, सिंपल। देखो सेकंड हम लोग आपको दिया है फाइंड projection of vector 7i plus j minus का 4k on 2i plus का 6j plus का 3k, that is a question, ठीक है। आपको प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का इसके अलावा, सिंपल। तो अब पहले तो मान लो, देखो बेटर तो क्या होता है, हमेशा ये होता है कि मान लो ए वेक्टर आपने मान लिया 7i प्लस का j माइनस का 4k, और बी वेक्टर आपने मान लिया 2i प्लस का 6j प्लस का 3k। अब आपको क्या निकालना है, देखो अब आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसका मतलब डायरेक्शन किसकी है, बी की, और ए का प्रोजेक्शन है। इसका मतलब ए वेक्टर आएगा और बी का डायरेक्शन आएगा। तो ये लो, यही है फॉर्मूला डायरेक्टली, यानी ए वेक्टर को डॉट किसके साथ करना है, बी कैप के साथ करना है। तो हम क्या निकालते हैं, अभी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप सीधा सीधा ऐसा लिख दो, या फिर इसी को और आसान करके लिखना चाह रहे हो तो ये क्या है, ये आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही तो होता है, ओके। तो अब आप क्या करो, पहले इन दोनों का ए डॉट बी निकाल लो। तो ए डॉट बी तो आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगा यहाँ से। तो ए डॉट बी कितना आएगा 7 इंटू 2 14,
1 इंटू 6 6 और माइनस का 4 इंटू 3 यानी माइनस का 12। तो ये कितना आ गया, ये आपके पास में आ गया 8। और साथ में आपको b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो b का मैग्नीट्यूड भी यहीं से निकाल लो, कितना आएगा रूट ऑफ 4 प्लस का 36 प्लस का 9। तो ये कितना आएगा 49 यानी 7। तो यानी हमारा रिजल्ट कितना आएगा, a डॉट भी हमारे पास 8 आ गया और ये हमारे पास 7 आ गया। दैट इज योर रिजल्ट। सिंपल सिंपल रिजल्ट है, मतलब अगर आपने रिजल्ट याद हैं, आपको फॉर्मूले याद हैं, तो वेक्टर में ऐसी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। ठीक है, और देखो ठीक है, आपने क्या बोला है, इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स inclined at angle theta, then find sin theta by 2। ठीक है, अब आपको बोला ए और बी है, वो दो क्या है, वो दो यूनिट वेक्टर्स हैं और वो उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो बताइए साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। तो अब इसको सोचोगे कैसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना कि आपको साइन थीटा बाई 2 निकालना है। पर साइन तो कभी निकलता ही नहीं है डायरेक्ट, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें तो कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो कॉस थीटा अगर हमें निकालना है और ऊपर से यूनिट वेक्टर्स भी दिए गए, तो उनको यूज कैसे ले। देखो वेक्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी यूनिट वेक्टर्स है, इसका मतलब मुझे ये समझ में आता है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर्स है। अब इन मैग्नीट्यूड्स को अपन यूज कैसे लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस का सबसे मास्टर ब्लास्टर प्रॉपर्टी क्या होता है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके ही आपको चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ से बस आपको जो सबसे पहले सोचना है वो ये सोचना है कि आपको क्या निकालना है, a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। ये लाइन आपके दिमाग में आनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अब मैंने इसको ऐसे क्यों सोचा, तो मेरे दिमाग में एक सीधा सा कैलकुलेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, मुझे साइन थीटा निकालना है, तो मैं ऐसे नहीं सोच रहा कि मुझे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तभी तो साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा, नहीं तो निकल ही नहीं सकता। ठीक है, अरे आप साइन थीटा का फॉर्मूला भी अगर आप देखते हो तो नॉर्मली भी हमारे पास में क्या होता है, लाइक अगर अपन साइन थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं, 2 थीटा का फॉर्मूला निकालते हैं, तो वो यही तो होता है। ठीक है, सॉरी, अगर यहाँ से अपन साइन थीटा को सॉल्व करते हैं या साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करते हैं, तो दिस इज 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो मतलब है क्या, मुझे नेगेटिव से ही कुछ ना कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, पॉजिटिव से तो मेरा कुछ होने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या सोचा कि मैं a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूँ, ये मुझे पता है निकालना, कि अब अपन इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। तो वेक्टर में 90% क्वेश्चनों की शुरुआत इसी से होती है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो a डॉट ए करोगे तो ये a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, ठीक है, और प्लस के b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, वो तो आएगा, और माइनस का 2 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा, a वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यही आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले, तो ये हमारे पास में, अब हमें क्या पता है, अब हमें ये, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1 है, ये भी 1 है, और माइनस का 2, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा, थीटा इसलिए क्योंकि इनके बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ से ये 2 माइनस 2, ये भी 1 ये भी 1, तो 2 कॉस थीटा। तो देखो चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद निकल के आएंगी। तो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमारे पास में कितना आ रहा है, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो दिस इज़ 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा डायरेक्ट, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यानी यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब इसका रूट ले लो, तो दिस इज़ 2 साइन थीटा बाई 2। तो यानी यहाँ से मेरे पास में साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो दिस इज 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। दिस इज माई रिजल्ट। ठीक है ना, तो चीज़ों को थोड़ा सा बेटर तरीके से सोचोगे तो आपके सामने खुद ही क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे कि हाँ आपको करना क्या। ठीक है, चलो और देख लो। क्वेश्चन आपको दिया, फाइंड द कंपोनेंट्स of a unit vectors which is perpendicular
टू द वेक्टर्स i प्लस 2j माइनस का k एंड 3i माइनस का j प्लस 2। दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको क्या बोला, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर। आपको एक वेक्टर दे रखा है जो यूनिट वेक्टर है, उसका आपको क्या निकालना है, कंपोनेंट्स निकालना है, जो क्या है, जो इन दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इन दोनों पे परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले देखो अपन क्या मानेंगे कि जो वेक्टर हमारे पास ए दे रखा है वो यूनिट वेक्टर है, तो वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा a1i प्लस का a2j प्लस का a3k। ये हमारा, मान लीजिए हमारा ए वेक्टर आ गया। अब बाकी जो वेक्टर दिए गए, मान लीजिए बी वेक्टर में मान लेता हूँ i प्लस 2j माइनस का k, और सी वेक्टर में मान लेता हूँ 3i माइनस का j प्लस का 2k। ये मुझे गिवन। अब मुझे क्या दे रखा है कि ये पहली चीज़ तो ये ए क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू 1 है, या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि इफ़ नीड देन आप क्या लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर प्लस का a3 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा इफ़ रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ मैं यही लिख देता हूँ कि a आपके पास में यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये रिजल्ट अपन ने पहले निकाल लिया। अब हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है कि ये जो वेक्टर आपको a दे रखा है, ये क्या है, ये इन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर है। और कोई भी एक वेक्टर अगर बाकियों पे परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यानी हम क्या बोलेंगे कि a डॉट b का वैल्यू भी 0 है एंड a डॉट c का वैल्यू भी 0 है, ठीक है। यही तो होगा हमारे लिए। तो अब हम क्या करते हैं, a डॉट b और a डॉट c निकाल लेते हैं, और वो तो निकला ही पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले a डॉट b करूँ, तो यहाँ से a डॉट b करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, a1 प्लस का 2a2 और माइनस का a3, यही आएगा ना, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। तो यहाँ a1 आ गया, यहाँ पे 2a2 आ गया, यहाँ पे माइनस का a3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब a डॉट c करो, तो a डॉट c करोगे तो कितना आएगा, 3a1, इसको करोगे तो माइनस का a2, और इसको करोगे तो प्लस का 2a3। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू भी 0 आएगा। तो ये दो इक्वेशन यहाँ से निकल गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो होप्स हो ये चीज़ें आपको सॉल्व करनी आती होंगी। तो अगर अपन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, इसका मतलब इन्फाइनाइट सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो या तो इन्हें डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर दो। देखो ये a1, ये पहला वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल, और ये आपका तीसरा वेरिएबल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो a1 का वैल्यू कितना आएगा, 4, यहाँ से आपके पास 4 आ गया, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1। a2 निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3, और यहाँ से करोगे तो माइनस का 2, और a3 निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 और माइनस का 6। और इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट आते हैं, तो मान लेता हूँ वो क्या है, वो लैम्डा है, ठीक है। तो यानी a1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 5 लैम्डा, a2 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 7 लैम्डा, और a3 का वैल्यू, सॉरी, माइनस का 5 लैम्डा, माइनस का 5 लैम्डा, और a3 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 7 लैम्डा। ये निकाल लिया, बट हमें लैम्डा तो अभी भी नहीं पता चला। तो उसके लिए अब हमें ऊपर एक रिजल्ट दे रखा है कि a आपका यूनिट वेक्टर है, तो हमें क्या पता है कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर के वैल्यू तो 1 है ना, इसका मतलब दिस इज 25 लैम्डा स्क्वायर, दिस इज a1 इज 3 नॉट 5, सॉरी, दिस इज 3 लैम्डा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो दिस इज 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 49 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ जाएगा, इनको ऐड करो, कितना आएगा आपके पास में, 83। तो दिस इज 1/83। तो यानी यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√83। तो ये लो, अब पता चल गया आपको a1 a2 a3 का वैल्यू। यानी आपको कंपोनेंट ही तो चाहिए थे उसके, तो यानी यहाँ से a1 का वैल्यू आपको मिल गया प्लस माइनस का 3/√83, a2 का वैल्यू आपको पता चल गया प्लस माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या ही होगा, ठीक है। ये खुद माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस 5/√83, और a3 अगर आप निकालोगे तो अगेन माइनस प्लस 7/√83।
तो ये कंपोनेंट्स यही हो गए, यानी A1i A2j और A3 के। तो इसको आप ij के लगा के इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि आपको कंपोनेंट ही तो पूछा था, तो जब कंपोनेंट पूछा था तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो फोर्थ ना, और देखो मान लो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, magnitude of a vector 3, magnitude of b 5, magnitude of c 7, then find angle between a and b। क्या होता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, कंटेंट इतना ज़्यादा भर भर के दे देगा और अब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ता है कि हम इसे कैसे इंटरप्रेट करें। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि a प्लस बी प्लस सी है वो जीरो वेक्टर है। ठीक है, a का मैग्नीट्यूड 3 है, b का मैग्नीट्यूड 5 है, c का मैग्नीट्यूड 7 है। तो आप a और b के बीच का एंगल बताओ। तो अगर आपको a और b का बीच का एंगल बनाना है, इसका मतलब आपको सिर्फ a प्लस बी में रिलेशनशिप चाहिए। सोचो इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे इसको c से तो लेना देना ही नहीं है। तो अगर आपको a और b के बीच का अगर एंगल चाहिए होगा तो सबसे पहली चीज़ आपको यहीं से हिट करनी चाहिए कि मुझे c नहीं चाहिए, तो आप इस c को हटा दो, क्योंकि ये हिट कर गया तो क्वेश्चन आपका यहीं सॉल्व हो गया। कैसे? स्क्वायर कर दो। तो जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, अब ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ पड़े ले लो। तो जैसे आपने दोनों तरफ स्क्वायर किया, ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब ऐसा किया तो स्क्वायर तो हमें पता ही है कैसे लिखते हैं। अरे इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दिस इज द फॉर्मूला। और यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगा के क्या लिख सकते हैं, ऐसा 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी आएगा, उसकी जगह भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ये। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड सी का होल स्क्वायर। अब देखो सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, ए का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है तो ये 9 हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है 25 हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू दिस इज ए इंटू बी ना, तो दिस इज 15 कॉस थीटा, और सी का मैग्नीट्यूड भी आपको दे रखा है तो दिस इज 49। तो यानी यहाँ से अगर अपन कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ये 49 तो अपनी जगह है, तो ये कितना आ रहा है 25 प्लस 9 कितना होता है 34 ना, और ये 34 इधर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, नहीं हाँ ठीक है। तो इस कोस थीटा को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 1/2। ठीक, ये 30 ऊपर 15 ही बचेगा ना, तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। तो कोस थीटा अगर आपके पास 1/2 हो तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आपके पास आएगा 5/3। यही तो पूछा था आपको, ठीक है ना, कि ए एंड बी के बीच का एंगल्स क्या होगा। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, इनके बीच का एंगल हमने निकाल लिया इसीलिए। ठीक है, बस आपको तो ध्यान ही रखना, कंटेंट्स अगर आपको दे रखा है ना, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसे सेटिस्फाई कैसे करवाते हो, और सेटिस्फाई करवाने के लिए नीड क्या है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देख लो एक आध क्वेश्चन और अपन करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स such that then find जो ये लोग पूछिए, तो ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसको तो देखते हुए आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि ए बी सी पहले तो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। ठीक है, अब अगर आपको ये वाला क्वांटिटी दिख लग रहा है तो ये तो इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये तो इसके स्क्वायर से आएगा। इसका मतलब अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों वेक्टर्स का सम अगर 0 दिया है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 0 ही आ जाएगा। तो ये अब हमें पता है, तो हमने इसको कैसे पढ़ा था, ये फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा रखा है।
ठीक है, तो दिस इज 1 + 1 + 1, ये आ गया 3, तो यानी यहाँ से a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट a का वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, दिस इज -3/2। तो अगर ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड वैल्यूज ऑफ सी for which the vectors a is equal to c log 2x I 6j plus 3k and b is equal to log 2x I plus 2j plus 2c log 2x k max and obtuse angle for x belonging to 0 to infinity। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको c का वैल्यू निकालना है और इस तरह से निकालना है कि जो दो वेक्टर्स हैं ये ऑब्टूज एंगल बना रहे हैं। तो ये तो अपन ने पढ़ भी रखा है कि अगर हमें ऑब्टूज एंगल की बात करें तो ऑब्टूज एंगल का मतलब हमारे लिए क्या होता है कि a डॉट बी का वैल्यू क्या आना चाहिए, <0 आना चाहिए। यही पढ़ा हमने। ठीक है, तो a डॉट बी <0 कर दो यहाँ पे। तो आपके पास में अगर आप a डॉट बी करोगे तो देखो i का i के साथ करोगे तो यहाँ पे c log 2 का x² आ जाएगा, तो c log 2 का x² आ गया। फिर j के साथ करोगे माइनस का 6 है, ये माइनस का 2 है तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये, तो ये 6 के साथ में c log 2 x <0। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें पहले ही बोला है कि जो भी x है वो क्या है, वो 0 to इन्फिनिटी के बीच में है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है क्योंकि वो तो दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिख रहा है, ये आपको क्वाड्रेटिक टाइप का फील आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, log 2x को मान लेते हैं। मान लो अपन मान लेते हैं कि लेट log 2x है वो मान लो y है। ठीक है, तो अगर वो हमारे पास में y है तो ये अब क्या बन जाएगा, cy² प्लस का 6cy और माइनस का 12 <0, यही बनेगा। और साथ में अब आपने माना क्या है, आपने माना है कि y का वैल्यू आपका log 2x है। तो यहाँ से अब आपको पहले चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे x आपका पॉजिटिव चाहिए तो आपको x पॉजिटिव दे रखा है। देखो x आपको पॉजिटिव ही तो दे रखा है, यही इसका क्या है, यही इसका डोमेन है। इसका मतलब यहाँ से अब अगर मैं सॉल्व करूँ आपको कि x का वैल्यू मुझे दे रखा है 0 to इन्फिनिटी, तो इसका मतलब मेरा y क्या आएगा फिर, तो y तो मेरा आर ही आएगा ना, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो लॉग का रेंज तो आर ही होता है। ठीक है, इसका मतलब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मेरा y अब क्या आ गया, y मेरा पूरा r आ गया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ y बिलोंगिंग टू अगर r कर रहे हैं तो अब इसको सॉल्व करो। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन <0 कब होती है, अरे ax² प्लस का bx प्लस का c अगर <0 है तो ये कब होती है, जब a का वैल्यू क्या हो, अरे अब आपको <0 चाहिए ना इसको। तो अगर आपको इसको <0 तो a भी आपका <0 चाहिए और d भी आपका क्या चाहिए, <0 चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव, वही हमारी कंडीशन है ना यहाँ पे कि a भी हमारा 0 चाहिए और d भी हमें 0 चाहिए, तभी जाके हमारा क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, <0 बनेगा। तो कर लो। तो इसको करेंगे तो देखो पहले c आया है तो c a का काम कौन कर रहा है, c, तो ये तो c <0 तो हो ही गया। एंड d सॉल्व करेंगे तो b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो b² माइनस का 4ac करोगे तो b² कितना आएगा आपके पास में 36c², तो b² माइनस का 4, a कितना है आपका c और c कितना है माइनस का 12, ये कितना आएगा <0। तो c आपका <0 एंड ये 36 का c² है तो ये माइनस माइनस प्लस 48c <0। तो c <0 एंड यहाँ से क्या हो रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 12c कॉमन आ रहा है ना, तो 12c कॉमन लोगे तो यहाँ से 3c + 4 आ जाएगा <0।
ठीक है, तो यानी c लेस देन 0 चाहिए एंड 12 हटा दो, ये तो दो फैक्टर्स बन गए, तो यानी यहाँ से c हमारा क्या आने वाला है, ये 0 है और ये माइनस का 4/3 है, तो यानी -4/3 से क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोला है c का वैल्यू 0 से छोटा और ये बोला है -4/3 से 0, इसका मतलब ऑल वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में, -4/3 से 0। दिस इज आंसर। ठीक है, कहने को वेक्टर का क्वेश्चन है, बट वेक्टर का क्वेश्चन तो तब तक ही था जब तक आपने a डॉट बी नहीं किया। a डॉट बी करने के बाद में ये वेक्टर का क्वेश्चन नहीं रहा, फिर ये किसका क्वेश्चन बन गया, ये आपके सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन बन गया। तो आपको इसे सिंपल ज्योमेट्री की तरह सोचना है। ठीक है, तो होप से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा प्रोडक्ट के अकेले की अगर आप बात करते हो तो उसके क्वेश्चन ऐसे सिंपल सिंपल से ही बनते हैं। दिक्कत कब आएगी, दिक्कत आएगी जब ये बाकी के और सारे प्रोडक्ट के साथ में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब सेकंड हमारे पास में आता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर आपको वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन अगेन। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन सिंपल से पहले लिखो, लेट a एंड b बी टू नॉन जीरो नॉन पैरेलल वेक्टर्स, देन the vector product is defined as a cross b is equal to ठीक है, where theta is the angle between a and b and whose direction is perpendicular to the plane of A and B in such a way that AB and this direction makes a right-handed system। ठीक है, ये तो हो गया एंड इसी के साथ साथ में अब और लिख देता हूँ एंड एन केप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी आपका वेक्टर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे तो ये तो कंफर्म है कि रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। तो वेक्टर अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, एक उसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक उसमें डायरेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ से अब हमारे पास में ये रिजल्ट दो पार्ट में डिवाइड है, ए बी साइन थीटा। तो ये ए बी साइन थीटा क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब अगर वेक्टर प्रोडक्ट है तो रिजल्ट वेक्टर होना चाहिए, तो एन केप क्या है, ये एन केप हमारी डायरेक्शन। तो जैसे आप इन दोनों को मिलाओगे तब जाके आपको क्या पता चलेगा, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि हाँ हमारा ये क्या है, ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, अब ये सिंपल सा यहाँ पे क्या होता है, अब मैं इसको चलो पहले थोड़ा डायग्राम से समझा देता हूँ। और ये 3D पढ़ने के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, अगर आप 3D पढ़ोगे तो इसके बगैर तो 3D समझ ही नहीं आती। जैसे मान लो पहली चीज़ यहाँ पे ये दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है। अब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं वो ऊपर लिख रखा है, नॉन जीरो
नॉन पैरेलल, ये ध्यान रखना। मतलब अगर आप कोई भी दो वेक्टर यहाँ पे ले रहे हो ना, तो वो नॉन जीरो होने चाहिए और नॉन पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल वेक्टर्स का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेन बना रहे हो यार, और प्लेन यानी कोप्लेनरिटी, तो वहाँ तो अपन ने पहले ही पढ़ रखा है कि कोप्लेनरिटी अगर आपको बनानी है तो कैसे बनानी है। ठीक है, तो आपने अगर इसको ए वेक्टर बोला और इसको अगर आपने बी वेक्टर बोला, ठीक है, तो अब आप ये बताओ अब आपकी डायरेक्शन किधर है। तो राइट हैंडेड सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये है कि राइट हैंड लो, ठीक है, और राइट हैंड में आप सिंपल सा ये देखो, जैसे आपने राइट हैंड आप अपना लो, और राइट हैंड में ये चीज़ें ऑब्जर्व करो कि जैसे जैसे अब राइट हैंड में आपके पास एक आपका फिंगर है और एक आपका थंब है, तो जैसे आप अपने फिंगर्स को रोटेट करोगे तो फिंगर आपका क्या बता रहा है, देखो एक आपका फिंगर हो गया, एक आपका हथेली हो गया और एक आपका अंगूठा हो गया। तो सिंपल से आप ये देखो कि आपके पास में आपका जो पाम है यानी आपका जो हथेली है वो ए वेक्टर यानी ए वेक्टर का काम कर रहा है, और जो आपके फिंगर्स हैं वो बी वेक्टर का काम कर रहे हैं। तो जैसे आप उनको घुमाओगे तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आपका रिजल्ट आएगा। दिस इज सिंपली कॉल्ड राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, तो राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि अब अगर आप ये बताओ कि आपने डायरेक्शन किधर रखनी है, तो आपने बोला कि मुझे मेरा डायरेक्शन जो है वो इस साइड में घुमाना है, समझना इस चीज़ को। तो अगर आप इस डायरेक्शन में घुमाओगे तो अब क्या होगा, ये ए और बी को लेके एक प्लेन बना। देखो पहले तुम आपको चलो थोड़ा इसका 3D में विजुअलाइजेशन देता हूँ। आपने जैसे दो वेक्टर ए और बी लिए तो ए और बी वेक्टर लेने से ये प्लेन बना या नहीं बना, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन जाएगा जहां राइट हैंडेड सिस्टम बन रहा है। तो फिलहाल के लिए इसका परपेंडिकुलर अगर मैं लूंगा तो यहां से स्टार्ट करूंगा और ये मेरा एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा। ये मेरा परपेंडिकुलर वेक्टर बनेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है दैट इज कॉल्ड एन कैप, इसको हम एन कैप बोल रहे हैं। जो यूनिट वेक्टर है नो डाउट कैप करने का मतलब तो यूनिट वेक्टर है ही है ना, लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम ए क्रॉस बी को तब रिप्रेजेंट करेगा जब ए बी और एन कैप राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करे। ठीक है, अब ऐसे भी तो हो सकता है, फिलहाल अपन ने डायरेक्शन ऐसे की है, लेकिन मान लो अगर यही डायरेक्शन मैं ऐसे करूँ तो अगर इसी डायरेक्शन को मैं इस तरह से रोटेट करूंगा तो आपको बी से ए की तरफ आना पड़ेगा, और जैसे आप बी से ए की तरफ आओगे ये आपका जो यूनिट वेक्टर है ये ऊपर ना जाके अब किधर चला जाएगा, ये आपका नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब अब अगर मैं इसी को परपेंडिकुलर लूंगा तो इसका मतलब अब मेरा ये इधर चला जाएगा। तो अगर ये एन कैप है तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका माइनस एन कैप बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो ऊपर डायरेक्शन है होप्स इट्स क्लियर फॉर यू कि कभी भी अगर आप ए क्रॉस बी की बात करते हो तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर रिजल्ट है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा आता है और उसका डायरेक्शन एन कैप आता है। अब ये एन कैप है क्या, तो ये एन कैप आपका एग्जैक्टली एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी के बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब ये सीधा सा कैलकुलेशन पता है क्या है, वेक्टर में कभी भी अगर आपको ये बोले, ये अपने दिमाग में सेट ही कर लो, कभी भी अगर आपको ये बोले कि ए और बी के प्लेन में बनने वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वो ए क्रॉस बी से ही तो निकलेगा। तो ए और बी का ये प्लेन है, देखो ये प्लेन है ए और बी का, जहां पे ए और बी सिचुएटेड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जाना है। तो देखो परपेंडिकुलर जाने के लिए तो मुझे यही करना पड़ेगा ना, अब ये वेक्टर यहाँ लिखो या बाद में जब आप 3D में इन चीज़ों को पढ़ते हो तो ये चीज़ें प्लेन में ऐसे लिख दिया जाता है, दिस इज योर नॉर्मल, जिसे अपन बाद में क्या बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो ये नॉर्मल वेक्टर है क्या, प्लेन पे तो परपेंडिकुलर ही है ना, और ये तो फ्री वेक्टर है। अब इसे यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, कहीं पे भी लिखो, लेकिन बनना परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब अब अगर आप इसको पूरा का पूरा इजीली समझते हो तो आपको समझने में तीनों चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और एन कैप बला क्या है। तो एन कैप अपने आप में एक यूनिट वेक्टर होगा जो क्या होगा, ए और बी का जो प्लेन बना है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, पहली चीज़। ठीक है, यानी एन कैप कहाँ जाएगा, ए और बी का ये जो प्लेन बना है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो जाएगा ही जाएगा, बट बाकी कौन सा एन कैप, आप इस वाले एन कैप की बात कर रहे हो या इस वाले एन कैप की बात कर रहे हो, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि अब आप ये बताइए आपका डायरेक्शन किधर है। तो आपका डायरेक्शन जिधर भी है आप तो राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर लो। तो ए बी और एन कैप जिस भी राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करे वही ए क्रॉस बी है। यानी अगर मैं ऊपर मैंने क्या लिखा, ऊपर मैंने ये लिखा ए क्रॉस बी, तो अगर मैं ए क्रॉस बी लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और डायरेक्शन मेरा एन कैप है। तो अभी तक मैं पहले आपको ये एन कैप के बारे में समझा रहा था कि ये एन कैप क्या है। ठीक है, अब इसी में अगर अपन ने डायरेक्शन बदल दी, मैंने बी क्रॉस ए कर लिया,
तो अगर मैं इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, देखो अगर मैं इस तरह से रोटेट हो रहा हूँ इस तरह से, तो इसका मतलब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, तो ये तो ए क्रॉस बी बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से जा रहा हूँ तो इसका मतलब अब मैं बी से ए जा रहा हूँ, तो यहाँ तो अभी भी यही आना है ए बी साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपका ये जो एन कैप है इसका डायरेक्शन फ्लिप होकर ये माइनस एन कैप हो जाएगा, ठीक है ना। होप सो इट्स क्लियर, क्योंकि अब ये इसके परपेंडिकुलर जाएगा तो बस इसका डायरेक्शन तो नीचे चला गया ना। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी एक प्लेन के लिए अगर आपको कोई वेक्टर्स निकालने हैं जो उसके परपेंडिकुलर है, अगर मैं डायरेक्शन ना दूं, मैं ये ना बोलूं कि मैं ए से बी जा रहा हूं या बी से ए जा रहा हूं, तो आप कितने वेक्टर्स बना सकते हो? तो आप ऑब्वियसली 2 वेक्टर्स बना सकते हो, एक उसके अलोंग और एक उसके मतलब एक वो जो ऊपर की साइड में, आप ऐसा बोलो, और एक वो जो उसके नीचे की साइड में, यानी एक क्लॉकवाइज से मिला होगा और एक आपको एंटी क्लॉकवाइज से मिला होगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो होप सो दिस इज द डेफिनेशन, मतलब ये तो हमारी ए क्रॉस बी की डेफिनेशन है बस, जो अब आपको याद रख लेनी है कि कभी भी ए क्रॉस बी करोगे तो हमें रिजल्ट तो यही लगाना है। अभी एन कैप कैसे निकलेगा वो सब क्वेश्चंस के पार्ट है, आप टेंशन ना लो, वो सब दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, आप तो बस इसको अभी मेमोराइज करो, क्वेश्चन करते वक्त हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो ये तो हो गया इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, अरे अब अगेन हमने इसको समझ तो लिया, बट ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या आता है, ठीक है। देखो अगर अपन इसके ज्योमेट्रिकली मीनिंग की बात करते हैं तो वो सिंपल सा है, देखो मैं अभी समझा देता हूँ। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब इसके हमने जो अभी भी डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंगली यही है हमारा डायग्राम, ये हमारा थीटा है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करो जैसा कि मैंने ऊपर कर भी रखा है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको पैलोग्राम नहीं दिख रहा, और अगर ये मेरा पैलोग्राम दिख रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा ऐसा बोलूँ कि मैं एक काम करूँ, ठीक है, ये मुझे पता ही है यहाँ पे क्या है, इसको मैं एक बार अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा एन कैप है, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। अब अपन क्या करते हैं, एक बार एन कैप को हटाओ, उसके बगैर सोचो, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये इस पैलोग्राम का हाइट बन जाएगा। और ये अगर मैं इसका हाइट निकाल रहा हूँ सोचो, तो इसका हाइट बनेगा क्या, तो ये वाला कंपोनेंट जब आप निकालते हो ना, ये हमेशा कोस आता है, ये वाला कंपोनेंट हमेशा साइन आता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप निकालोगे तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा आएगा या नहीं आएगा, करके देख लो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं ए है वो तो अलग लिख दूँ, ठीक है, समझने के लिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा अलग लिख दूँ, और एक बार के लिए एन कैप आप अलग कर लूँ, कर लिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो अगर ये अब मैं बोलता हूँ ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, तो ये ए बी सी डी एक पैलोग्राम है। तो अगर ये ए बी सी डी एक पैलोग्राम है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे लिए क्या है, इसका बेस, अरे बताओ इसका बेस है या नहीं है, तो ये तो इसका बन गया बेस। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा क्या है, इसको देखो, ये क्या है, ये इसका हाइट नहीं है, तो ये क्या बन गया, ये इसका हाइट बन गया, और ये आपके पास में एन कैप अपनी जगह ही है। तो यानी इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, अरे बेस इंटू हाइट क्या होता है, पैलोग्राम का एरिया नहीं होता। तो यानी मैं अगर अब बोलूँ कि मेरे लिए ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, तो अपन ए क्रॉस बी को क्या बोलेंगे, वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया ऑफ ए पैलोग्राम ए बी सी डी, तो ये वेक्टर एरिया, बट एरिया थोड़ी वेक्टर होता है, सोचो। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम क्या कहते हैं कि यार एरिया में क्या ही वेक्टर होने हैं, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें। तो जैसे देखो ये मेरे पास में ए क्रॉस बी है, समझना है इस चीज़ को। अब इस ए क्रॉस बी को मैंने आपको पहले ज्योमेट्रिकली डिफाइन कर दिया कि इस ए क्रॉस बी का मतलब, इस ए क्रॉस बी का मतलब भी है, लेकिन जैसे ही मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूँगा, मैंने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेने से देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो एरिया ऑफ ए पैलोग्राम आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे अब जो आपके पास में एन कैप बचा, इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा ना, ये लो। तो एन कैप तो एक यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं कि एन कैप तो एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड आपका 1 हो जाएगा। तो इसको अब आप हटा दो, तो ये लो। तो अब हमें क्या समझ में आ रहा है, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो हमारे पास में एक बहुत ही बेहतरीन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आ गई कि ए क्रॉस बी हमारे लिए वेक्टर एरिया होता है किसी पैरेललोग्राम का, ठीक है, लेकिन ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस पैरेललोग्राम का एरिया होता है, ठीक है, जिसका बेस और हाइट क्या होते हैं, जिसके बेस और हाइट हमें ए और बी साइन थीटा से मिल जाते हैं, ठीक है। तो होप सो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब अगेन इनकी प्रॉपर्टीज, जैसे हमने डॉट को पढ़ा वैसे ही अब क्रॉस भी अगर पढ़ना है तो ये तो पहले उसका डेफिनेशन आ गया और उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग आ गया। अब इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपको वो सारी समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, जो भी आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। दैट इज हम क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। ये तो अभी हमने पढ़ लिया ना, अरे भैया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ही अलग अलग है, तो हम कैसे बोलेंगे वो बराबर, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको कहना चाहो तो बस आप इसको ये कह सकते हो कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस वो बी क्रॉस ए के बराबर होता है, इतना हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, बट वेक्टर प्रोडक्ट कभी कॉम्यूटेटिव नहीं होता, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास में कोई भी स्केल आ रहा है वो आप ए से क्रॉस करके बी के साथ करो, या एम का बाद में मल्टीप्लिकेशन ए क्रॉस बी के साथ कर दो, या फिर ए का क्रॉस कर दो एम बी के साथ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास में कोई भी स्केलार है तो आप उस स्केलार को कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थर्ड, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लो का, तो यहाँ पे भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो फॉलो होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस मान लीजिए बी माइनस सी आपको दे रखा है, या ए क्रॉस बी प्लस सी दे रखा है, दोनों को ही आप यहाँ फॉलो कर सकते हो। लाइक दिस इज ए क्रॉस बी प्लस का ए क्रॉस सी, बट यहाँ लेफ्ट वाला अलग होता है और राइट वाला अलग होता है। ए अगर लेफ्ट में है तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, और अगर यही अगर आपको ऐसा दे रखा है बी प्लस सी और यहाँ पे क्रॉस ए है, तो अब ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। तो दिस इज बी क्रॉस ए प्लस का सी क्रॉस ए, ठीक है ना। तो ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब यहाँ रिजल्ट बराबर नहीं आने वाले, क्यों, वो आपको भी दिख रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, तो रिजल्ट कैसे बराबर होगा, ठीक है। फोर्थ रिजल्ट, तो फोर्थ रिजल्ट क्या होता है, अब आपको ऐसा दिया गया है द वेक्टर प्रोडक्ट of two non-zero vectors is zero if and only if they are parallel और collinear, ठीक है। दैट इज अगर आपको कभी भी ऐसा बोला है कि a क्रॉस b जो है वो जीरो है, तो आप खुद सोचो ए क्रॉस बी जीरो कब होगा, या तो ए और बी का जीरो होना होगा, वो मैं ले नहीं रहा। तो अगर ए और बी जीरो नहीं है और फिर भी अगर वो जीरो है तो किसकी वजह से जीरो बने, थीटा की वजह से। तो साइन थीटा में थीटा कितना होगा, जीरो ही तो होगा, तो यानी थीटा आपका कितना हो गया, थीटा आपका जीरो हो गया। तो ए क्रॉस बी अगर आपका जीरो है तो इसका मतलब ए और बी दोनों कैसे हैं, दोनों पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। और वो क्यों है, क्योंकि थीटा आपका यहाँ पे जीरो बन चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब इसी को अगर अपन हमारे ट्रायंगुलर 3D सिस्टम पे लगाएं, ये हमारा 3D सिस्टम आ गया, दिस इज x y और z, इफ दिस इज i, दिस इज j एंड दिस इज k। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ से क्या बोलूँगा कि i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ अगर क्रॉस करोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो यानी इसी चीज़ को आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k का वैल्यू अगर आप निकालोगे
तो रिजल्ट हमेशा कितना आता है, वो हमेशा रिजल्ट 0 आता है, क्योंकि आई का आई के साथ तो जो एंगल बनता है वो 0 ही बनता है ना। ठीक है, तो ए क्रॉस बी 0 कब होते हैं, तो ए क्रॉस बी 0 तब होते हैं जब उनके बीच का एंगल आपका कितना होता है, उनके बीच का एंगल आपका 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से अब देखो जो बेसिक और फंडामेंटल थॉट है ये तो हमारे लिए सामने ही क्लियर है कि ए क्रॉस ए करेंगे तो 0 आएगा। बट यहाँ से अगर अपन दूसरे सिस्टम की बात करें, जैसे फिलहाल अपने पास एक सिस्टम लिखा हुआ पड़ा है, कौन सा वाला सिस्टम लिखा हुआ पड़ा है, ये 3D वाला सिस्टम लिखा पड़ा है। तो इसको देखो, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक सिस्टम है, अब मैं आई का जे के साथ क्रॉस कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा आई वेक्टर है और ये मेरा जे वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कर रहा हूँ, या फिर इसको ऐसे समझने में दिक्कत आएगा, तो आप क्या करो, इसको ऐसे समझो कि ये आपका एक प्लेन है। थोड़ी क्लैरिटी देता हूँ आपको, ये आपका एक प्लेन बना देते हैं। ठीक है, देखो ये आपका प्लेन है, दिखा प्लेन। ठीक है, और इस प्लेन में ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास में के वेक्टर है, और ये मेरे पास क्या, ये मेरे पास जे वेक्टर है। तो अब अगर मैं ऐसे सोचूं कि मैं कैसे जा रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो के क्रॉस आई जो होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। तो ये जो जे वेक्टर है ये किसका काम करेगा, ये बताओ, नॉर्मल वेक्टर का काम करेगा या नहीं करेगा। अरे हमने अभी अभी ए क्रॉस बी में क्या सीखा कि ए क्रॉस बी में जो भी उसका डायरेक्शन होता है, यानी नॉर्मल वेक्टर होता है, वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का जो प्लेन बना उसके परपेंडिकुलर। तो यानी अगर आप के से आई की तरफ आओगे, यानी यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि अगर आप के क्रॉस आई कर रहे हो, मैं समझाता हूँ पूरा, तो क्या आएगा, के का मैग्नीट्यूड, उसके बाद में आई का मैग्नीट्यूड, उसके बाद में साइन है दोनों परपेंडिकुलर तो 90, और यहाँ पे अब नॉर्मल वेक्टर की जगह क्या आएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो नॉर्मल वेक्टर की जगह कौन खुद आएगा, तो कौन, जे वेक्टर खुद आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जे वेक्टर अब यहाँ पे यूनिट तो है ही है, साथ में परपेंडिकुलर और है, तो ये नॉर्मल वेक्टर जे वेक्टर बन जाएगा। तो अब इसको देखो क्या हुआ, ये वन और साइन 90 वैसे वन, तो ये कितना बन गया, ये आपका जे वेक्टर बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ पे एक साइक्लिसिटी बन रही है। मतलब आई के साथ जे का क्रॉस करोगे तो के आएगा, जे के साथ के का क्रॉस करोगे तो आई आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमें साइक्लिसिटी से क्या समझ में आया कि यहाँ से अगर मैं आई को जे के साथ क्रॉस करूँगा तो ये के आएगा, और जे को अगर मैं के साथ क्रॉस करूँगा तो वो आई आएगा। और ये एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि के का आई के साथ करोगे तो वो जे आएगा। ये क्या है, ये एक साइक्लिसिटी है। मतलब इसको आप याद कैसे रखो, दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। तो ये क्या है, ये एक साइकिल बन गया। तो इस साइकिल में आप किसी भी दो को लो, आई के साथ जे करोगे तो के आएगा, जे के साथ के करोगे तो आई आएगा, और के साथ आई करोगे तो जे आएगा। अगर कहीं पे भी आपने डायरेक्शन फ्लिप कर दी तो क्या होगा, आपके नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा। अब अगर इसी में अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मुझे के से आई नहीं जाना, मुझे आई से के जाना है, तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ नहीं चला जाएगा। तो इसकी तरफ नीचे की तरफ जाने का मतलब ये जे क्या बन जाएगा, ये आपका माइनस जे बन जाएगा। ठीक है, तो इसी में अगर आपको कहीं पे भी फ्लिप करना है कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोल दिया कि नहीं मुझे तो जे के साथ आई निकालना है, तो इसका मतलब आपने ओरिजिनल सिस्टम को बदला है, तो ये माइनस के हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अगर क्रॉस की बात करते हो 3D सिस्टम में, तो 3D सिस्टम में 3 प्लेन्स होते हैं। तो आई ओ जे यानी एक्स वाई जो होता है, उस प्लेन के लिए जो z एक्सिस होता है वो खुद ही अपने आप में परपेंडिकुलर है। तो आपको नॉर्मल वेक्टर यहाँ ढूंढना नहीं पड़ता, नॉर्मल वेक्टर खुद क्या बन जाता है, जो बचा कुछ है वही बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक, 7th रिजल्ट। अब आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट्स निकालना। ठीक है, ये आपको 2 वेक्टर्स दे रखे हो। अब इसका आपको क्या करना है, इसका आपको ए क्रॉस बी करना है।
ठीक है। तो देखो इसका अगर आप ए क्रॉस बी करोगे तो अब आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैसे? क्योंकि आप पहले आई को आई के साथ करोगे, वो 0 बन जाएगा, फिर आई जे के साथ जाएगा, आई के साथ जाएगा, तो आई जे के साथ जाएगा तो वो तो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। बट आई के साथ जाएगा वो क्या बन जाएगा, अरे आई जे के साथ जाएगा, सॉरी वो तो के बन जाएगा, बट आई के साथ जाएगा वो माइनस जे बन जाएगा। तो या तो आप एक एक को कर लो, बट एक एक को करना यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्टिंग टास्क है, इसीलिए इसका जो रिजल्ट आता है वो हम डिटरमिनेंट फॉर्म में याद रखते हैं। दिस इज आई कैप, जे कैप and k cap. This is a1, a2, a3, b1, b2, b3। ठीक है, तो दिस इज अ मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट। मतलब चाहो तो आप एक एक को कर लो, बट एक एक को करके टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा क्या है, आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, आपका ए क्रॉस बी सीधा ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8th, and this is again very important for the exams point of view, and this is what, this is vectors normal to plane of given two vectors। देखो ये क्या, ये भी समझ लो, वो छोटा सा आर्टिकल है, पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मतलब पिछले डेफिनेशंस के अंदर ही पढ़ा है, बट अब आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो अब आपको एक वेक्टर निकालना है जो क्या है, प्लेन के लिए नॉर्मल है, और वो प्लेन क्या है, वो प्लेन किसी दो वेक्टर से मिलके बना है। तो ये यही तो चीज़ें हुई कि मैं अगर यहाँ से बोलूँ कि ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है, इससे क्या बन रहा है, एक प्लेन बन रहा है। ठीक है, हमने इससे एक प्लेन बना दिया। अब हमें क्या करना है, एक नॉर्मल वेक्टर निकालना है इस प्लेन के लिए। तो इस प्लेन के लिए अगर मैं नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा तो वो कैसे बनेगा, सोचो। फिलहाल तो कुछ बोला नहीं ना मेरे लिए, तो मैं अगर इस प्लेन के बारे में सोचूंगा तो मेरा नॉर्मल वेक्टर या तो ये बनेगा, या मेरे लिए मेरा नॉर्मल वेक्टर ये बनेगा। तो कितने वेक्टर बनेंगे, दो बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो ये हमारे लिए नॉर्मल एन कैप हो जाएगा, और ये मेरे पास है माइनस एन कैप हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट है, क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। यही होता है। अगर अपन नॉर्मली अगर इसकी बात करें तो नॉर्मल तो अपने पास में यही आएगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं। ठीक, तो वो एन कैप आपका क्या आने वाला है, वो आने वाला है ए क्रॉस बी अपॉन। ठीक है, अब जैसे मैं इसी को अगर बोलूँ, जैसे ये रिजल्ट मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ, ये मेरे पास एज इट इज़ है, चलो दो पार्ट में इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ये ए क्रॉस बी है, अब मैं ए को रिजल्ट लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए बी और साइन थीटा। यहाँ पे एन कैप आएगा क्या, यहाँ पे एन कैप नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं पहले वाले को अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो यानी यहाँ से मेरा एन कैप कितना आएगा, यहाँ तो ए क्रॉस बी आएगा ही, और ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी नहीं लिख सकता, सोचो। तो ये मेरा एन कैप आ गया। तो मेरे को यही तो बोला है, अरे मेरे को एक नॉर्मल वेक्टर निकालना है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, और प्लेन के लिए दो वेक्टर्स मुझे गिवन है, लेकिन कौन सा वाला, ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, तो वो हमें नहीं पता होता। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम दोनों को कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हमें सिर्फ नॉर्मल वेक्टर निकालना है देन वी कैन कंसिडर दिस वेक्टर। ठीक है, अब इसी में अगर वो नॉर्मल वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर नहीं है, अरे ये तो यूनिट वेक्टर बना ना, अब अगर वो यूनिट वेक्टर नहीं है, उस नॉर्मल वेक्टर का खुद का अपना कोई मैग्नीट्यूड है, तो हम सिंपल से क्या बोलेंगे कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा नॉर्मल टू प्लेन ऑफ ए एंड बी इज। तो फिर वो क्या बनेगा, तो अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसको क्या कर दो, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस माइनस लैम्डा एंड दिस इज ए क्रॉस बी एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और ये रिजल्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज़ इस रिजल्ट को अब याद रख लेना। ठीक है, कि आपको एक नॉर्मल वेक्टर निकालना है, और वो नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो लैम्डा का वैल्यू 1 हो जाएगा, नहीं तो उसका मैग्नीट्यूड दे रखा होगा, तो जो मैग्नीट्यूड दे रखा है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है ये वाला रिजल्ट। ये वाला रिजल्ट आपको क्या आना चाहिए, ये वाला रिजल्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, बाकी की चीज़ें फिर खुद ब खुद हो जाती है।
ठीक है, चलो इसी में अब आपको निकालना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे भी अगर आपको दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो काफ़ी आसान है ना, क्योंकि हमें तो पता ही है कि अगर अपन a क्रॉस b करते हैं तो वो क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा और एन कैप। तो बस हमें अगर एंगल निकालना है तो यहाँ पे एंगल क्या निकलेगा, यहाँ पे साइन थीटा निकलेगा। ठीक है, और अगर वो साइन थीटा निकालना है तो अब आपको भी पता है कैसे निकलेगा। अरे साइन थीटा को निकालने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, यहाँ तो a क्रॉस b आने वाला है ही, यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और एन कैप। अब एन कैप आपको चाहिए नहीं, तो इसका मतलब आपने a क्रॉस b को क्या कर देना है, मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो a क्रॉस b दे रखा है इसका पहले आप मैग्नीट्यूड ही ले लो ना डायरेक्टली, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। अब आपको साइन थीटा निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का यहाँ एंगल निकालना है, यूज दैट फॉर्मूला। ठीक है, और यही कंपोनेंट फॉर्म में है तो वो आपको पता ही है, अब a क्रॉस b निकालने के लिए डिटरमिनेंट यूज़ कर लेना और फिर उसका जो रिजल्ट है उसका आप क्या निकाल लेना, उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लेना। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को इजीली डील कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में कुछ और रिजल्ट्स हैं, ये और लिख लो। देखो क्या है, सबसे पहले एरिया से रिलेटेड देखते हैं। तो एरिया से रिलेटेड एक रिजल्ट तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स। अगर a और b उसके एडजेसेंट साइड्स है तो उसका एरिया क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। ठीक है, अब यहाँ से जो हमने सीख लिया वो देखो, जैसे ये मेरा पैरेललोग्राम है तो ये मेरा a वेक्टर है और ये मेरा b वेक्टर है, ये मैंने निकाल लिया। अब मैं जैसे इसको हाफ कर दूंगा तो ये मेरा b वेक्टर है तो ये भी मेरा b वेक्टर है, तो क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकता। मतलब अब ये ट्राइंगल क्या बन गया, इसके साइड्स a और b है ना, तो इसका मतलब जो भी पैरेललोग्राम का एरिया निकला उसका हाफ कर दो, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विद एडजेसेंट साइड्स। तो ये अगर उसके एडजेसेंट साइड्स है तो क्या होगा, जो भी आपने पैरेललोग्राम का एरिया निकाला है उसका क्या कर दो, उसका हाफ कर दो। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है तो देखो यहाँ से अब अपन इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकते। अरे जैसे ये मेरा ट्राइंगल है, मैं इसी को सोचता हूँ, इसी को सोचो। ठीक है, अगर ये मेरा ट्राइंगल है तो मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस हैं अपने पास में। तो अगर तीनों वर्टाइसेस हैं तो हमें क्या चाहिए, अरे हमें तो AB और AC तो चाहिए। तो आप क्या करो, कोई भी एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से क्या कर लो, बाकी के दो वेक्टर्स बना लो। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है वो कौन से दो ले रहे हो। मतलब आप 1/2 अगर A ले रहे हो तो AB के साथ में AC आ जाएगा, B ले रहे हो तो BA के साथ में BC आ जाएगा, और अगर आप C ले रहे हो तो CA के साथ में CB आ जाएगा। तो इसमें से जो आपको बेटर लगे आप यूज़ कर सकते हो। एंड द फोर्थ रिजल्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद डायगोनल्स एज A वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है, अगर A वेक्टर और B वेक्टर ये आपके उसके डायगोनल हैं तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, तो डायगोनल आपको दे रखे हैं तब भी आप क्या कर सकते हो, इसे इजीली यूज कर सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपन ने किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल को लेके अगर ये चीज़ें पता कर ली तो इसका मतलब ये रिजल्ट तो फिर क्या हो सकता है, किसी भी क्वाड्रिलेटर पे भी लग सकता है। तो अब अगर हमें ये बोला है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCDE। ठीक है, अब आपको कोई भी क्वाड्रिलेटर अगर ऐसा दिया गया है कि मान लो ये कोई भी क्वाड्रिलेटर है, जरूरी नहीं है ये आपका क्या हो,
आपको पैरेललोग्राम हो, तो दिस इज ए बी सी डी। तो यहाँ से इसके डायगोनल अपन निकाल सकते हैं, एक ए सी आ गया और एक बी डी आ गया। तो जो ऊपर ए और बी का काम किया है वो कौन करेगा, ये ए सी और बी डी करेंगे। तो आप एक डायगोनल ए सी निकाल लेना और एक डायगोनल बी डी निकाल लेना और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ये वाला फोर्थ वाला रिजल्ट नॉर्मल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, और फाइनली ए लास्ट रिजल्ट, and these are very very important result, and this is called Lagrange identities. आप इसे Lagrange आइडेंटिटी बोलो या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो, द रिलेशनशिप बिटवीन द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। तो काफ़ी बार क्वेश्चन में क्या होता है, डॉट दे के क्रॉस पूछ लेता है या क्रॉस दे के डॉट पूछ लेता है, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो ये आपका डॉट और क्रॉस के अंदर क्या है, डॉट और क्रॉस के अंदर एक रिलेशनशिप है। तो पहले है क्या वो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ ये कैसे आता है। ठीक है, तो इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस a dot b square is equal to magnitude of a square and magnitude of b square. This is your result. ये जो रिजल्ट होता है इसको बोलते हैं Lagrange आइडेंटिटी। ठीक है, ये a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, a डॉट b का भी मैग्नीट्यूड ही बन जाएगा, वो आपको पता है, a डॉट a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर a डॉट b के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर का प्लस होता है वो a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर होता है। अब ये कैसे होता है, तो इसका मैं छोटा सा प्रूफ आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन ए क्रॉस बी की बात करें, तो ए क्रॉस बी तो हमें पता ही है क्या होता है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर अपन निकाले तो क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यही आएगा। अब यहाँ स्क्वायर दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से अपन ने लिख दिया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो। तो जैसे आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, यहाँ तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और माइनस में देखो ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। ठीक है, ये आपके पास बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, अगर अब इसको देखोगे तो ये चीज़ तो आपको भी समझ में आ रही है, ये a क्रॉस b बन रहा है, तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ये a डॉट b का स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसको इधर ले आओ। तो सीधा सीधा आप क्या लिख सकते हो कि a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो यहाँ से आ गया, प्लस a डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, और दिस इज मैग्नीट्यूड a स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड b स्क्वायर। दिस इज ए सिंपल प्रूफ। ठीक है, और ये क्वेश्चंस करते वक्त Lagrange आइडेंटिटी का अपना एक बहुत स्पेस है। ठीक है ना, तो अभी आपको बस इतना एक बार याद रखना है।